आज मैं आपके लिए हायरिंग का पूरा प्रोसेस डिटेल में लेकर आया हूं। देखो, आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे YouTube वीडियोस के ऊपर कमेंट करा था कि जब हम बिजनेस को चालू करते हैं ना, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए हायरिंग में आता है। अब हायरिंग में आप मिस्टेक क्या करते हो, गलती क्या होती है, प्रोसेस कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, इन डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। देखिए, एक सीईओ फाउंडर का काम होता है अपने कंपनी के अंदर टॉप लीडर्स को लेकर आना, उनके हायरिंग के प्रोसेस को बनाना, उनके रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को तैयार करना। ऐसा सीईओ फाउंडर, ये बहुत जरूरी है कि जो शुरुआत में आप सेल्स टीम हायर कर रहे हो, लीडर्स हायर कर रहे हो, उनका इंटरव्यू आप खुद लो। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो कभी भी एक बड़ी कंपनी नहीं बना सकते हो, ऑटो पायलट मोड के ऊपर स्केल नहीं कर सकते हो। आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहला होगा फिक्स पे वर्सेस पे पर वर्क बेसिस, वर्क फ्रॉम होम वर्सेस रिमोट वर्क बेसिस, ईसॉप्स वर्सेस प्रॉफिट शेयरिंग और पार्टनरशिप वर्सेस फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, और कैसे आपको अपनी कंपनी के अंदर लीडर्स को लेकर आना है, कल्टीवेट करना है और लीडिंग लीडर्स को तैयार करना है। तो वीडियो प्रैक्टिकल होने वाली है। आपकी प्रॉब्लम्स को उठा के मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। देखिए, कभी भी बिजनेस के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि एम्प्लॉयज की लॉयल्टी को आप पैसों से बाय कर लोगे, तो वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। एम्प्लॉयज कभी भी पैसों से लॉयल नहीं हो सकते, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। कुमार बिरला की कंपनी में एक एम्प्लॉय ने 10 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। पूरी कंपनी के अंदर बात फैल गई, सबको लगा आज इस एम्प्लॉय का आखिरी दिन है। कुमार बिरला एक शीट लेके बैठे और उसके ऊपर उन्होंने उस एम्प्लॉय के प्लस पॉइंट लिखे और नेगेटिव पॉइंट लिखे। जब उन्होंने देखा कि इस एम्प्लॉय का रिटेंशन कंपनी के लिए फायदेमंद है, तो उन्होंने एम्प्लॉय की गलती को माफ करा, एम्प्लॉय को रिटेन करा और कुछ ही सालों बाद उस एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा आरओआई दिया। अगर आप एम्प्लॉय के लिए कुछ हटके करते हो ना, तो डेफिनेटली वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होंगे। वो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अगर आपको लॉन्ग टर्म लीडरशिप और लॉयल एम्प्लॉयज को बिल्ड करना है। देखो, कमियां देखने बैठोगे तो रोज एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, बट अच्छाई देखने बैठोगे तो हर एम्प्लॉय में आपको अच्छाई दिखेगी। ये बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय के टैलेंट को आप पहचानो, उसको आप अंडरस्टैंड करो। क्योंकि देखिए, एम्प्लॉयज को निकालना चालू करोगे तो एक दिन कंपनी खाली हो जाएगी। अच्छे एम्प्लॉयज बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए अच्छे एम्प्लॉयज को प्रमोट करो, उनको आगे लेके जाओ, उनको मोटिवेट करो, उनको कल्टीवेट करो। रिटेंशन जरूरी होता है। किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर देख लो, आज मनोज मोदी जी रिलायंस के अंदर पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी ने उनको 1600 करोड़ का गिफ्ट करा एक घर। वो क्यों करा? क्योंकि मनोज मोदी इतने टाइम से रिलायंस के अंदर काम कर रहे थे, 40 साल से। जब एक पर्सन इतना लंबा रिटेंशन आपकी कंपनी के अंदर देता है, तभी आपकी कंपनी बड़ी बन पाती है। और आपको कंटिन्यूसली अपने एम्प्लॉय को भी कल्टीवेट करना है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय आया, कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए। नहीं, आप उसको सैलरी दे रहे हो ना, हार्ड कोर ट्रेनिंग दो उसको, दिन रात ट्रेन करो, वीडियोस दिखाओ, मोटिवेट करो, नई स्किल्स पे वर्क ऑन करवाओ, तभी वो आगे बढ़ेगा। आप 2010 का ये आईफोन देखो और 2023 का ये आईफोन देखो, क्या ये सेम है? नहीं ना। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी सरवाइव करने के लिए कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर रही है। तो आपको भी अपने एम्प्लॉयज को अपग्रेड करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी आगे बढ़ पाएगी। नहीं तो सेम लेवल पे आपकी कंपनी रह जाएगी। अगर आपको यह भी लगता है कि अच्छा पैसा बांटोगे, पैसा होगा तो अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे, कंपनी बड़ी बन जाएगी, गलत। नोकिया, कोडेक, किंगफिशर बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्या इन कंपनी के पास पैसा नहीं था? क्या ये 10 करोड़ का एम्प्लॉय बाय नहीं कर सकते थे? उनको लेके नहीं आ सकते थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके पास करोड़ रुपए की सैलरी थी, सब बांट भी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट इनके पास स्ट्रैटेजी की कमी थी, इनोवेशन की कमी थी। यही आप गलती करते हो। आपको अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है। इंटरनल इंसेंटिव्स क्या दे रहे हो? नया प्रोडक्ट सर्विस लाने पे, इनोवेशन करने पे, ग्रोथ करने पे, नया मार्केट एक्वायर करने पे। हमें क्या लगता है, भाई कंपनी तब बड़ी होगी जब मेरे पास पैसा होगा, अच्छे एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा, अच्छा एम्प्लॉय लेकर आऊंगा। ये सिर्फ एक मिथ है। आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छा इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयज नया प्रोडक्ट, नई सर्विस कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर इनोवेट कर रहे हैं। एक मैं हायरिंग का अच्छा प्रोसेस आपको बताता हूं, जो काफी सारे एम्प्लॉयर्स यूज करते हैं और कंपनी के अंदर अच्छी मैन पावर को लेकर आते हैं। सबसे पहले एक एम्प्लॉय का जीटी तैयार करो, बिल्कुल डिटेल में। पेन पेपर लेके बैठ जाओ या लैपटॉप में टाइप करने बैठ जाओ, बिल्कुल डिटेल में लिखो। कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, ऑफिस में क्या काम करेगा, क्या उसका आउटपुट देना है, डेली टास्क क्या रहेगा, रिपोर्टिंग क्या करेगा, कैसे करेगा,
किसको करेगा, पूरा प्रोसेस इन डिटेल, उसका इंसेंटिव क्या, आउटपुट अचीव करने पे उसका आउटपुट क्लियर लिख दो, उसकी सैलरी क्लियर लिख दो। अब तेजी से मार्केटिंग करना चालू करो। देखो अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिलते हिंदुस्तान के अंदर, इजीली इस चीज का ध्यान रखना। आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। मैं भी काफी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ हायरिंग के लिए। फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, यूट्यूब हो गया, एड्स हो गए, एजेंसीज हो गई, इंडीड हो गया, जगह जगह जाके मार्केटिंग करो। उससे क्या है, आपके पास 100 200 300 सीवी आना चालू हो जाएंगे। अब उन सीवीज में से जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको ऑफिस में बुलाओ। लोग आपके पास आ रहे हैं, इन डिटेल उनसे बात करो। देखो कौन इनमें से अच्छा बंदा है, जो सबसे अच्छा लग रहा है उसको एक टास्क दे दो। देखो 3 दिन में कैसा परफॉर्म करता है, 4 दिन में कैसा परफॉर्म करता है। अब आपको लग रहा है कोई अगले दिन भाग गया तो बहुत अच्छी बात है, जाने दो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, ये समझ जाना। जो बंदा 4 दिन 3 दिन नहीं रुक सकता वो 1 साल 2 साल क्या रुकेगा, इस बात को मान के चलना है, मैंने भी देखा है। तो मैं 2 से 3 दिन का टास्क देता हूं। फिर उसके बाद जो अच्छा परफॉर्म करता है, लेट सपोज आपने एक की लीडर को हायर करना था, 500 सीवी आपने मंगाए, 10 जने आपको अच्छे लगे, उनको आपने टास्क दिया, उनमें से 4 जनों ने अच्छा परफॉर्म करा। फिर उनके साथ आप बैठ के पूरा जेडी डिस्कस करो, उनको वर्क लोड समझाओ, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करो शुरुआत के अंदर। जब बंदा हर चीज समझ जाए, वो जेडी के ऊपर एग्री हो जाए और 2 साल या 1 साल आपके साथ रिटेंशन के लिए एग्री है, ये टर्म्स आपके जेडी में एग्रीमेंट मेंशन होना चाहिए, 1 से 2 साल का रिटेंशन, तब उसको ऑनबोर्ड करो सैलरी के ऊपर। इस चीज को समझो। अगर कोई आपकी कंपनी के अंदर 3 महीने में 4 महीने में छोड़ के चला जाएगा ना, तो सिर्फ वो ट्रेनिंग लेके गया, आउटपुट देके नहीं। आउटपुट आता है 5वें महीने में, 8वें महीने में, 10वें महीने में, क्योंकि एम्प्लॉय जब तक हर चीज समझता नहीं है, कंपनी को समझता नहीं है, आउटपुट नहीं मिलता है। इस चीज को समझो। तो आपके पास एक जीडी डिटेल में तैयार होना चाहिए, जिसपे राइट बंदा आप लाके फिट कर सको। आप देखिए, आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार फिक्स पे कितना रखना है, इंसेंटिव कितना रखना है, पॉलिसी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फिक्स पे और इंसेंटिव बहुत ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। देखिए अगर आप अपनी सर्विस टीम ला रहे हो ना, तो उसको फिक्स पे पे रखो, इंसेंटिव उनका कम रखो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, सर्विस टीम का काम सबसे इजी होता है हिंदुस्तान के अंदर, उनके लिए ज्यादा टारगेट्स नहीं होते हैं, तो उनका काम आप फिक्स कर दो, सैलरी फिक्स कर दो, इंसेंटिव कम कर दो। बट अगर आप सेल्स टीम ला रहे हो ना, तो उनको बहुत कम सैलरी दो, इतनी दो कि उनका खर्चा निकल जाए, क्योंकि उनका काम ही है पैसे लेकर आना कंपनी के अंदर। और उनको अच्छे इंसेंटिव दो सेल्स के टारगेट्स पे, आउटपुट पे। लेट सपोज आप लोगों को 20 लाख का पर मंथ का सेल का आउटपुट चाहिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये चीज ध्यान रखना, एक आदमी कभी 20 लाख की सेल नहीं कर सकता इंडिविजुअली, अगर बहुत ज्यादा कस्टमर्स को उसको टैप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 20 लाख की सेल के लिए 4 आदमी, एक आदमी का टारगेट है 5-5 लाख रुपए का, तो हमने 5-5 लाख के 4 जेडी बना दिए। और आपको चाहिए अब एक सेल्स का हेड, जो उन 4 लोगों को मैनेज करेगा, डेली मॉनिटर करेगा, उनकी कॉल्स रिकॉर्डिंग सुनेगा, उनके फॉलोअप्स देखेगा। और जो आपका 5वां बंदा है सेल्स हेड, जो इन 4 के ऊपर बैठा हुआ है, उसको सैलरी तो हर महीने जाएगी फिक्स्ड, बट उसको इंसेंटिव तब मिलेगा जब कंपनी को 20 लाख का पर मंथ का आउटपुट मिलेगा। उससे क्या होगा, वो भागेगा आदमी। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, अपने सेल्स साइड के लिए काम को इजी कर दो, उसके लिए काम को डिफिकल्ट मत करो। ज्यादा डिफिकल्ट करोगे वो उस काम में उलझ जाएगा, आउटपुट पे नहीं जा पाएगा। उसका फोकस होना चाहिए 20 लाख के आउटपुट पे। तो आपने 4 लोगों को क्लियर कर दिया कि आपको 5-5 लाख का आउटपुट देना है। अब उसके अंदर हर महीने बेसिक पे आप पे करते जाओ अपने सेल्स टीम को, और सेल्स टीम का इंसेंटिव 3rd मंथ या 4th मंथ आप रिलीज करो। एक कॉमन क्वेश्चन और निकल कर आता है आप सब एम्प्लॉयज का कि ईसॉप दें या प्रॉफिट शेयरिंग। अब एक चीज को समझिए, आप कोई पब्लिक कंपनी नहीं हो, प्राइवेट के अंदर ईसॉप आप इशू कर सकते हो। डिटेल वीडियो ईसॉप के ऊपर मैंने बना रखी है, प्रोसेस क्या है, लीगल कैसे बनाया जाता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर, हर चीज मैंने चैनल के ऊपर बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आप ईसॉप देते हो एक छोटी कंपनी के अंदर, पहली बात आपका जो लीगल प्रोसेस है उसकी कॉस्टिंग आपके ऊपर पड़ेगी। दूसरी चीज, ओन इक्विटी शेयर को बाय कौन करेगा, इस चीज को समझो अच्छे से। पब्लिक कंपनी के अंदर तो डीमैट अकाउंट होते हैं, बाय और सेल इजीली हो जाता है। आपको क्या करना है, शुरुआत के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग दो अपने एम्प्लॉयज को, कैश मिलेगा ना। ईसॉप कैश नहीं होता, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एम्प्लॉय इरिटेट होता है, कहता है कागज का टुकड़ा ही तो है, उसको चाहिए कैश, उसको चाहिए पैसा। इस चीज को समझो। तो प्रॉफिट शेयरिंग दो, ना कि ईसॉप, अगर छोटी कंपनी हो तो। एक क्वेश्चन आप लोगों का और आया था, पार्टनरशिप बनाए, फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाए या को फाउंडर हम कैसे बनाए, कैसे उनको इक्विटी दें। देखिए जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं ना, मेरे यूट्यूब चैनल से उठा रहा हूं। आप लोग अगर
बिजनेस कर रहे हो, मन में डाउट है, क्वेश्चन है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो और मेरे से पूछो। अगर हमें आपका कमेंट्स अच्छे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि हम पार्टनर्स कैसे बनाए, पार्टनरशिप कैसे दें, पार्टनर वर्सेस एम्प्लॉय। एक चीज का ध्यान रखना, अगर बिजनेस के अंदर शुरुआत में आप पार्टनर बनाओगे ना बिना किसी को समझे, तो लेटर ऑन आपके लिए हेडेक बिल्ड हो जाएगी। बताता हूं क्यों। आज आपने एक एम्प्लॉय को हायर करा, दूसरी तरफ एक पार्टनर को हायर करा, एम्प्लॉय को सैलरी पे रखा है, दिक्कत देगा, प्रॉब्लम देगा, टाइम से नहीं आएगा, फायर कर सकते हो। पार्टनर की फायरिंग नहीं होती है, उनको निकालने में, अलग करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे गुडविल का कैलकुलेशन होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं। तो पार्टनर को आप किसी चीज के लिए निकाल नहीं सकते हो ऐसे उठ के कि यार मेरा टारगेट मीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए शुरुआत में आपको रखने एम्प्लॉयज या टीम मेंबर्स अच्छे बनाने। फिर देखिए आपके टीम में से परफॉर्म कौन अच्छा कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको आपको को फाउंडर बनाना है। क्योंकि शुरुआत में अगर आपने किसी को पार्टनर बना लिया ना, बिना उसको समझे, उसके गोल्स को समझे, उसके आउटपुट को समझे, तो होगा क्या, वो कंपनी के अंदर तो आ गया, लेटर ऑन आउटपुट नहीं मिला, गोल्स अचीव नहीं हुए, तो उसको अलग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि को फाउंडर्स बनाने के लिए पहले लोगों को हायर करो, डिफरेंट लोगों से बात करो, उनके आउटपुट को देखो। ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, सैलरी, पैसा, उसके अलावा तो कोई नुकसान नहीं है। आपकी इक्विटी का नुकसान नहीं है, मेंटल पीस का नुकसान नहीं है, क्योंकि पार्टनर बना लिया तो इक्विटी भी गई, मेंटल पीस भी गया, डिस्प्यूट और पैदा हो गया, रिलेशन और बिगड़ गए। तो पहले हायरिंग करो, उनको गोल्स दो, KRA बनाओ, KPI बनाओ, देखो लोग कैसे अचीव कर रहे हैं। जब वो लोग अचीव करने लग जाए ना, फिर उनको ऑफर दो। आपको लग रहा है मुझे इस बंदे को 5 साल रोकना पड़ेगा, 5 साल रोकने के लिए उसको इक्विटी देनी पड़ेगी, को फाउंडर बनाना पड़ेगा, अच्छे प्रॉफिट हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तब जाके उसको को फाउंडर पार्टनर आपको बनाना है। उसके साथ साथ भी आपको एक अच्छा सा एग्रीमेंट साइन करना है 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का, क्योंकि अगर इतना प्रोडक्टिव बंदा आपकी कंपनी के अंदर रुकेगा 5 साल 10 साल, तो जाके आपका आउटपुट मिलेगा। प्लस उसको उसके गोल्स भी समझा देना कि वो 5-10 साल रुक रहा है, तो इतना टर्नओवर आपको चाहिए, 5 साल की आपकी गोल है और आप दोनों की विजन है वो सेम होनी चाहिए। वो डिफरेंट हो गए ना तो बहुत इश्यूज आते हैं। लेट सपोज आपके पार्टनर का है कि मेरे को बेंगलोर में ऑफिस खोलना है, वहां पे बहुत बड़ा पैसा लगाना है और हम उस इंडस्ट्री में जाएंगे, और आपका कि नहीं मेरे को मुंबई की तरफ जाना है, वहां फाइनेंस का ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, डिस्प्यूट पैदा होता है छोटी छोटी बातों पे। तो विजन शुरुआत से लॉन्ग टर्म का क्लियर होना चाहिए दोनों पार्टनर को फाउंडर्स के बीच पे, या जितने भी आप पार्टनर्स को फाउंडर्स लेकर आ रहे हो, इससे बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर है ना, हायरिंग आज भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट इश्यू है, क्योंकि लोग अपने एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ पाते हैं, कैसे आउटपुट लेना है, परफॉर्मेंस लेनी है, सैलरी क्या देनी है, फिक्स पे कितना रखना है, इंसेंटिव के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, डेली रिपोर्टिंग कैसे लेनी है, उसका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगा। उसी के लिए हम फ्रेमवर्क्स लेकर आए आप लोगों के लिए, जहां पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप मदद करेंगे हायरिंग स्ट्रक्चर के अंदर, जेडी के अंदर, पॉलिसीज के अंदर और आपके एम्प्लॉयज की ग्रोथ के अंदर, सो दैट आपके एम्प्लॉयज तेजी से ग्रो कर पाए और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा पाए। अगर आप भी अपने एम्प्लॉयज की हायरिंग से परेशान हैं, जेडी से, पॉलिसीज से, एग्रीमेंट से, कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी आपके बिजनेस में अगर कोई इशू आ रहा है, तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे बिजनेस के सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जिनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। या आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप कॉमेंट में लिखिए, हमारी टीम आपको हर कॉमेंट का आंसर करेगी। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।